मनुष्य के जीवन में क्षमा का बहुत बड़ा महत्व है। किसी को क्षमा कर देना अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है। सामने वाला किसी की गलती को माफ करता है तो उस व्यक्ति की सहायता तो करता ही है, साथ ही खुद की सहायता भी करता है। बिल्कुल, क्षमा मांगना व्यक्तित्व का एक अच्छा गुण माना जाता है। मनुष्य का जीवन देखे तो लंबा और सामाजिक होता है। अगर क्षमा मांगने और देने का गुण व्यक्ति में नहीं है तो जीवन बड़ा कष्टकारी बन जाता है। क्षमा मांगने से अहंकार खत्म हो जाता है, जबकि क्षमा करने से संस्कार बनते हैं। गलती के लिए माफी मांगना और सामने वाले का उसे माफ कर देना इंसानियत का सर्वश्रेष्ठ गुण है। जिस व्यक्ति के पास क्षमा का गुण है वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं और उसके शत्रु भी नहीं होते हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि क्षमा वीरों को ही सुहाती है। रहीमदास जी कहते हैं कि छोटे गलती भी कर दे तो बड़ों को उन्हें माफ कर देना चाहिए। क्षमा को शीलवान का शस्त्र, प्रेम का परिधान और नफरत का निदान कहा गया है। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक जयंती के मौके पर बड़ा ऐलान किया और तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने किसानों से अब घर लौटने की अपील की और कहा कि इस कानून को खत्म करने की प्रक्रिया संसद के शीतकालीन सत्र में शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी तपस्या में ही कमी रही होगी, जिस वजह से हम कुछ किसानों को नहीं समझा पाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 दशक के अपने सार्वजनिक जीवन में मैंने किसानों की मुश्किलों, चुनौतियों को बहुत करीब से अनुभव किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश की कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति समर्पण भाव से, नेक नियत से यह कानून लेकर आई थी। देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया। देश ने अपने रूरल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। हमने एमएसपी तो बढ़ाई है, साथ ही साथ रिकॉर्ड सरकारी खरीद केंद्र भी बनाए। साथियों, आज केंद्र सरकार का कृषि बजट पहले के मुकाबले 5 गुना बढ़ गया है। हर वर्ष 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक कृषि पर खर्च किए जा रहे हैं। हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है। किसानों की स्थिति को सुधारने की इसी महाअभियान में देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे। हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है।
ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 82वें पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का शताब्दी वर्ष समारोह आयोजित हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति ने भी अपनी बात रखी। देश की संसदीय व्यवस्था, विधायिका, कार्यपालिका के बीच बेहतर समन्वय, सदन की गरिमा और मर्यादा का आदर्श पालन जैसे विषयों पर सम्मेलन के दौरान व्यापक चिंतन हुआ है। संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य सर्वोपरि का मंत्र दिया, तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जैसे आयोजन देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूती देते हैं। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की शुरुआत हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर के स्वागत संबोधन के साथ हुई, जिसके बाद विधानसभा में नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी पीठासीन सम्मेलन पर अपने विचार रखे। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन हर बरस कुछ नए विमर्शों और नए संकल्पों के साथ होता है। हर बरस इस मंथन से कुछ न कुछ अमृत निकलता है। इस परंपरा को 100 बरस हो रहे हैं। ये भारत के लोकतांत्रिक विस्तार का प्रतीक है और लोकतंत्र भारत का स्वभाव है, सहज प्रवृत्ति है। लोकतंत्र भारत का स्वभाव है, भारत की सहज प्रवृत्ति है। आपकी ये यात्रा इसलिए भी और विशेष हो गई है क्योंकि इस समय भारत अपनी आजादी के 75 साल का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। ये संयोग इस कार्यक्रम की विशिष्टता को तो बढ़ाता ही है, साथ ही हमारी जिम्मेदारियों को भी कई गुना कर देता है। साथियों, हमें आने वाले वर्षों में देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। लोकतंत्र में, भारत की संघीय व्यवस्था में जब हम सबका प्रयास की बात करते हैं तो सभी राज्यों की भूमिका उसका बड़ा आधार होती है। देश के बीते सालों में देश ने जो हासिल किया है उसमें राज्यों की सक्रिय भागीदारी ने बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि अपनी हजारों वर्ष की विकास यात्रा में हम इस बात को अंगीकृत कर चुके हैं कि विविधता के बीच भी एकता की भव्य और दिव्य अखंड धारा बहती है। एकता की यही अखंड धारा हमारी विविधता को संजोती है, उसका संरक्षण करती है। उन्होंने कहा कि नए सदस्यों को सदन से जुड़ी व्यवस्थित ट्रेनिंग दी जाए, सदन की गरिमा और मर्यादा के बारे में उन्हें बताया जाए। हमें सतत संवाद बनाने पर बल देना होगा। राजनीति के नए मापदंड भी बनाने ही होंगे। इसमें आप सभी भारतीय पीठासीन अधिकारियों की भूमिका भी बहुत अहम है। नए विजन के साथ हमें भविष्य के लिए नए नियम और नीतियां भी बनानी है। हमारे सदन की परंपराओं और व्यवस्थाएं स्वभाव से भारतीय हो। हमारी नीतियां, हमारे कानून भारतीयता के भाव को, एक
भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को मजबूत करने वाले हो और सबसे महत्वपूर्ण, सदन में हमारा खुद का भी आचार व्यवहार भारतीय मूल्यों के हिसाब से हो। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इस दिशा में हमें अभी भी बहुत कुछ करने के अवसर है। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि विधानमंडलों के सामने ज्वलंत विषयों पर चर्चा और संवाद के माध्यम से देश के सामने सर्वमान्य समाधान प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी है, जिससे लोकतांत्रिक परंपरा मजबूत और विकसित हो सके। देश के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन का आरंभ आज से 100 वर्ष पहले यही हुआ था। इस सम्मेलन के माध्यम से देश के लोकतंत्र को अधिक सशक्त, मजबूत बनाने के लिए कई निर्णय और में बड़ी भूमिका इस जगह की रही है। सम्मेलन की इस लंबी यात्रा में हमें माननीय विट्ठल भाई पटेल, माननीय गणेश मावलंकर जी समेत पूर्व अध्यक्षों का भी मार्गदर्शन मिला है। उनके नेतृत्व में विधानमंडलों को समाज की बदलती जरूरतों के अनुरूप अधिक संवेदनशील और सक्रिय बनाने में सहायता मिली है। आज विधानमंडलों के समस्त ज्वलंत विषयों पर चर्चा और संवाद के माध्यम से देश के सामने सर्वमान्य समाधान प्रस्तुत करने का एक प्रमुख दायित्व है, जिससे लोकतांत्रिक परंपराएं और समृद्ध हो और विकसित हो। लोकसभा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि संवाद से समाधान संभव है। इस तरह के सम्मेलन प्रगतिशील कानून बनाने में जनप्रतिनिधियों और जनता की भागीदारी बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपसभापति हंसराज के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ उद्घाटन सत्र का समापन हो गया। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ 14 नवंबर से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत हो चुकी है। व्यापार मेले में आम लोगों को 19 नवंबर से एंट्री मिलना शुरू हो चुकी है। इस बार व्यापार मेले में देशी और विदेशी 3000 से अधिक प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। बिल्कुल, और देश में आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। ऐसे में इस मेले की थीम आत्मनिर्भर भारत पर रखी गई है। मेले में मेक इन इंडिया की भावना के तहत उभरते हुए भारत की तस्वीर देखने को मिलेगी। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने से जुड़ा हर सामान इस मेले में मौजूद है। चलिए आपको हेलो इंडिया के जरिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की सैर करवाते हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हो गया है। यहाँ घरों की साज सजावट का हर सामान आपको मिल जाएगा। फिलहाल इस बार खादी का पेविलियन लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। यदि आप खादी के शौकीन हैं तो आपको इस पेविलियन में जरूर जाना चाहिए। देखिए कैसे खादी फैब्रिक पर विभिन्न कलाकृतियों को उकेरा गया है। कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये कपड़े। जान लीजिए, खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं है बल्कि आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है, जिसका गहरा संबंध आजादी की लड़ाई से था। मेले में खादी से बनी वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसकी थीम आत्मनिर्भर भारत है। कायर बोर्ड के पेविलियन में इको फ्रेंडली गणेश जी के दर्शन प्रवेश द्वार पर ही हो जाते हैं, जो जूट और नारियल के रेशों से बने हैं। यहाँ कुछ महिलाएं उड़ीसा से आई हैं, जो बयां चिड़िया के घोंसले बना रही हैं। ये बेहद सस्ते हैं और बहुत सी महिलाएं इस काम से जुड़ी हैं। साथ ही तरह तरह के खिलौने भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। इसी पेविलियन में वेस्ट से कैसे आप रोजाना इस्तेमाल की चीजें बना सकते हैं, इसका अच्छा उदाहरण है। जैसे ये इको फ्रेंडली गमले जो आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। कृषि उत्पादों के लिए जूट का सस्ता सुलभ इस्तेमाल कैसे हो सकता है, इसकी झलक देखने को भी यहाँ मिल जाती है। ट्रेड फेयर में स्टार्टअप इंडिया युवाओं की पहली पसंद है।
ऐसे अनेक युवा उद्यमी इस बार कुछ नए आइडियाज के साथ व्यापार मेले में शिरकत कर रहे हैं और इन्हें अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। सरिता, जो सोलर व्यवसाय से मात्र 3 साल पहले जुड़ी हैं, आज उनका टर्नओवर 10 करोड़ रुपयों का है और मेले में भी उन्हें अच्छे खासे ऑर्डर मिल रहे हैं। इसी तरह सीवर की सफाई या नालियों को साफ करते वक्त कितनी ही दुर्घटनाएं होती हैं, मगर जल्द ये अब अतीत का हिस्सा होंगे, क्योंकि रोबोटिक सॉल्यूशंस भविष्य में इस खतरनाक काम को मशीनों और कैमरों के द्वारा आसान कर देंगे। डायबिटीज और शुगर की समस्या से देश का बड़ा तबका पीड़ित है, लेकिन मेले में ऐसे मिठाइयाँ और एनर्जी ड्रिंक्स भी हैं जो हर्बल हैं और पूरी तरह से प्राकृतिक हैं और इस तबके के लिए भी सेफ हैं। सरस पैवेलियन लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है, जहां ग्रामीण अंचलों से हुनरमंद कारीगर आए हुए हैं। झारखंड का पलाश महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। इसी तरह छत्तीसगढ़ के आदिवासी कारीगर भी घर की सजावट के लिए मूर्तियां, कलाकृतियां लाए हैं जो कच्चे लोहे से बने हैं और इनमें संतुलन भी गजब का है। तो सरस मेले में आपको जीवन के हर आयाम से जुड़े साजो सामान मिल जाएंगे, बस आपके जाने भर की देरी है। इस तरह के मेले प्रीति मुझे लगता है कि वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देते हैं और आत्मनिर्भर भारत की बात हम करते हैं तो जो हैंडक्राफ्ट्स जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बहुत अच्छी रेंज यहाँ पर देखने को मिल बिल्कुल। रही है। और हेलो इंडिया के जरिए हमने मेले की सैर तो जरूर करवा दी है, लेकिन जो लोग भी जा सकते हैं, अब 19 तारीख से आम लोगों की एंट्री शुरू हो चुकी है। 27 नवंबर तक ये व्यापार मेला चलेगा, तो जाकर इस मेले के बारे में और ज्यादा, और खासकर जैसा अभी पराक्रम ने भी कहा कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के थीम के साथ जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है व्यापार मेले में, वो देखने लायक है। और आइए अब नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हेलो इंडिया के बाद सुबह 9 बजे देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम सार्थक संवाद। 9:30 बजे आप देख सकते हैं डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड। संसद टीवी पर शाम को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की बात करें तो शाम 6 बजे आप संसद टीवी पर जरूर देखिए मंदिर मान्यता और महत्व के विषय पर आधारित हमारा कार्यक्रम इतिहास। शाम 6:30 बजे आप देख सकते हैं प्रश्नकाल। शाम 7 बजे देखिए समसामयिक मुद्दों पर चर्चा पर आधारित मुद्दा आपका, और रात 8 बजे दिन भर की बड़ी और अहम खबरों पर आज की खबर। और रात 8:30 बजे आप संसद टीवी पर देख सकते हैं आज न्यू इंडिया डिबेट, आसाम के सिलचर से हॉकी खिलाड़ियों के साथ। और रात 9 बजे आप संसद टीवी पर जरूर देखिए हमारा खास प्रोग्राम द डिफेंडर्स। 9:30 बजे आप देख सकते हैं पर्सपेक्टिव, और रात 10 बजे आप देख सकते हैं असेंबली डिबेट। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं मुंबई सेंट्रल टर्मिनस स्टेशन पर शुरू हुए देश के पहले पॉड होटल की झलकियों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे इतिहास की। हेलो इंडिया, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और आइए अब नजर डालते हैं आज की तारीख के इतिहास पर। और आइए देखते हैं कि इतिहास के पन्नों में 20 नवंबर के नाम क्या बड़ी घटनाएं दर्ज हैं। 20 नवंबर वर्ष 1929 में मिल्खा सिंह का जन्म पंजाब के गोविंदपुरा में हुआ। उन्होंने वर्ष 1956 में मेलबर्न में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक
रोम में 1960 के ओलंपिक और टोक्यो में 1964 के ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के नाम से भी मशहूर हैं। मिल्खा सिंह ने राष्ट्रमंडल खेलों में 1, राष्ट्रीय खेलों में 2 और एशियन गेम्स में 4 गोल्ड मेडल जीते। मिल्खा सिंह कुछ समय के लिए 400 मीटर के विश्व कीर्तिमान धावक भी रहे। भारत सरकार ने वर्ष 1959 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। 20 नवंबर वर्ष 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 1.0 को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लाइन के पहले संस्करण के रूप में जारी किया। विंडोज 1.0 व्यक्तिगत कंप्यूटरों के लिए एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग वातावरण है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मौजूदा MS-DOS इंस्टॉलेशन के शीर्ष पर एक ग्राफिकल 16 बिट के मल्टीटास्किंग शेल के रूप में चलता है। माइक्रोसॉफ्ट के इस संस्करण को माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने जारी किया। 20 नवंबर वर्ष 1954 में पहली बार विश्व बाल दिवस सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में स्थापित किया गया। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने, दुनिया भर में बच्चों के बीच जागरूकता बढ़ाने और बच्चों के कल्याण में सुधार के लिए मनाया जाता है। 20 नवंबर एक महत्वपूर्ण तारीख है क्योंकि इसी दिन 1959 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों को अपनाने की घोषणा की थी। 20 नवंबर वर्ष 1989 में बच्चों के अधिकारों के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे 191 देशों द्वारा पारित किया गया। माता पिता, शिक्षक, डॉक्टर, नागरिक समाज के कार्यकर्ता और बच्चे स्वयं विश्व बाल दिवस को अपने लिए प्रासंगिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सर्वप्रथम बाल दिवस जिनेवा के इंटरनेशनल यूनियन फॉर चाइल्ड वेलफेयर के सहयोग से विश्व भर में अक्टूबर 1953 को मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा द्वारा लिए गए निर्णय के हिसाब से यह सबसे पहले 20 नवंबर 1954 में मनाया गया। तो आज के इतिहास को हमने देखा और प्रीति, इतिहास के पन्नों को पलटते हुए मेरी नजर जहां टिकी वो था 20 नवंबर को जो विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को हम भारत में बाल दिवस मनाते हैं चाचा नेहरू के जन्मदिन पर। और देश के बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके, भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ये मकसद है अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाने का। क्या कुछ मैसेज ये देता है, क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल, जो अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस है और हम अपने यहाँ जो राष्ट्रीय बाल दिवस मनाते हैं उनकी तारीखों में अंतर है, क्योंकि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय तौर पर तमाम ऐसी बड़ी हस्तियां हैं, शख्सियत हैं जिनके जन्मदिन को हम राष्ट्रीय दिवस के तौर पर भी मनाते हैं। और जैसे आपने बात की है कि बच्चे ही सिर्फ देश का नहीं दुनिया का भी भविष्य जो है वो बच्चों के हाथों में है, वही कल हैं। इसीलिए उनके करियर को लेकर भी हमें जो है बात करनी चाहिए और इसीलिए हम लेकर आते हैं अपने खास सेगमेंट करियर मंत्रा। और आज करियर मंत्र में हम बात करेंगे मेडिकल साइंस में करियर के विकल्प की। यदि आप डॉक्टर हैं तो ये जरूरी नहीं कि जिंदगी भर आपको एक ही काम करते रहना है। कई बार हम लंबे समय तक एक ही काम करते हुए अपने करियर फील्ड को चेंज करने के बारे में सोचने लगते हैं, या फिर उससे जुड़ा कोई और काम भी हमारी पसंद बन जाता है। बिल्कुल, बदलते समय के साथ जो मल्टीपल डिग्री कोर्स करने का चलन है वो बढ़ गया है और भारत में अब इसे लेकर लगातार सुधार भी हो रहे हैं और ऑप्शंस भी कहीं है। इसके जरिए आप आगे भी बढ़ सकते हैं। डॉक्टर्स के पास मेडिकल फील्ड के अलावा करियर के क्या ऑप्शंस हैं, या ये कहें कि डॉक्टर की डिग्री के साथ कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो किए जा सकते हैं जिनसे फायदा हो सकता है, बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट। आज मेडिकल के छात्र जो हैं वो IAS कर रहे हैं। अब देखिए IAS में बहुत सारे डॉक्टर्स हर साल आते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं MBA करते हैं। मैंने खुद MBA किया है, तो इस तरह से MBA करते हैं। और सिर्फ MBA हेल्थ केयर में नहीं, जनरल MBA करते हैं, तो दे कैन बी सी व्हाई नॉट। एक्चुअली जो नई शिक्षा प्रणाली है उसमें भी यही है कि इट हैज टू बी अ मल्टी स्पेशलिटी। आप ये नहीं कि अगर आप एक बार आप डॉक्टर बने तो सारी जिंदगी आप डॉक्टर ही रहे। आप डॉक्टर छोड़ के इंजीनियर बन सकते हैं, इंजीनियर बनने के बाद डॉक्टर बन सकते हैं। आजकल बायो इंजीनियरिंग कोई ऐसी एरिया नहीं है वो सिर्फ जो बिल्कुल उसी में ही सीमित है। आज अगर हमें बहुत चीजें लानी है, इनोवेशन लानी है, नई बदलाव लानी है, तो हमें स्पेशलिटीज को मिलाना होगा। हम अब मेडिसिन में हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ना। अब जो CT स्कैन है और MRI है, तो CT क्या कंप्यूटराइज टोमोग्राफी, तो कंप्यूटर्स आए ना मेडिसिन में, रेडियोलॉजी में आए। दैट इज हाउ वी कुड expand radiology. So blend of speciality is very important. Unless that happens, so हमारे लिए भी डॉक्टर्स के लिए why not? Doctors are sincere. They have the right attitude, so they go into any field, and 1 + 1 it becomes 11. So I think
इंजीनियर्स आजकल एमबीए करके क्यों करते हैं एमबीए? बिकॉज दे वांट टू बी अ गुड manager, they understand technology, and they also want to do managerial things. Similarly, doctors can get into so many other research, innovation. Why not? In fact, healthcare is one area which will be needed throughout. इसकी कभी कमी नहीं आएगी. Health, everybody needs health today. The most important thing today is health and education. तो हेल्थ और एजुकेशन आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है, और डॉक्टर्स की तो कमी वैसे हमारे देश में है, हालांकि फिर भी मल्टीपल डिग्री कोर्सेज ये ऑप्शन देते हैं प्रीति, सिर्फ डॉक्टर के लिए नहीं, दूसरे कोर्सेज में भी आप स्विच कर सकते हैं. आप मैनेजमेंट के हैं तो आप लॉ कर सकते हैं, आप पब्लिक सर्विस सेक्टर में जा सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं. बिल्कुल, और जैसा एक्सपर्ट ने बताया भी कि इंजीनियरिंग के बाद भी लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, और डॉक्टरी करने के बाद भी कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई किसी और फील्ड में जाना चाहता है, और इन सब से भी अगर एक कदम आगे बढ़े तो तमाम डिग्री और कोर्सेस आपके पास हैं ही. स्टार्टअप का जो ऑप्शन है वो भी सबके सामने खुला हुआ है. यानी जैसा एक्सपर्ट ने कहा है कि दायरे में मत बांधिए अपने आप को. अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो नया स्टार्टअप भी आप शुरू कर सकते हैं, और मल्टीपल जो करियर चॉइसेस हैं वो हमारे बच्चों के, छात्रों के आगे मौजूद है. बिल्कुल, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती. और इसी के साथ घड़ी इशारा कर रही है आपसे विदा लेने का. जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं सुरीले संगीत के साथ. आज के कलाकार में अपनी संगीतमय कला को दिखा रहे हैं प्रशांत मलिक और निशांत मलिक. ये दरभंगा घराने की 13वीं पीढ़ी के ध्रुपद गायक हैं. और इसी के साथ मुझे और पराक्रम को दीजिए इजाजत, और आपसे सोमवार सुबह ठीक 8 बजे होगी मुलाकात. तब तक के लिए दीजिए इजाजत. नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार, मैं प्रशांत मलिक, मैं निशांत मलिक. संसद टीवी के सभी दर्शकों का हम दोनों भाई स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं. ध्रुपद गायन सामवेद से ली गई है, ऐसा माना जाता है. बहुत ही प्राचीन गायकी है. राग चारुकेशी में हम दोनों भाई एक कबीरदास जी की रचना आप सभी के साथ आज साझा करेंगे.